कृष्णा अपने घने काले बालों को बाहर बालकनी में खड़ी होकर सुखा रही थी। उसकी चाय जैसी भूरी रंगत को उसके बाल और भी अधिक मादक बनाते थे। शादी के 10 साल बाद भी नमन उतना ही दीवाना था जितना पहले साल था। नमन का प्यार उसकी सहेलियों के बीच ईर्ष्या का विषय था, पर कभी कभी सत्य के व्यवहार से कृष्णा के मन में संशय भी होता था कि ये प्यार है या दिखावा। कुल मिलाकर जिंदगी की गाड़ी ठीक ठाक चल रही थी। छोटा सा परिवार था कृष्णा का, पति नमन और बेटी बेहा। परंतु कुछ माह से कृष्णा ने महसूस किया था कि नमन देर रात को घर आने लगा है। जब भी कृष्णा पूछती तो बस यही बोलता कि तुम्हारे और ब्याह के लिए खट रहा हूँ, नहीं तो मेरे लिए 2 रोटियां भी काफ़ी हैं। मगर कृष्णा के मन को फिर भी ऐसा लगता था कि कहीं कुछ तो गलत है। अभी भी बाहर बाल सुखाते हुए कृष्णा के मन में यही सब चल रहा था कि तभी बाहर दरवाजे पर घंटी बजी। दरवाजा खोला तो देखा सामने नमन खड़ा था। इससे पहले कृष्णा कुछ बोलती, नमन बोला, अरे उदयपुर जा रहा हूँ 5 दिनों के लिए, इसलिए सोचा कि आज पूरा दिन अपनी बेगम के साथ बिताया जाए। और फिर नमन ने 2 पैकेट उसे पकड़ाए। कृष्णा ने खोलकर देखे, एक में बहुत सुंदर जैकेट थी और दूसरे में एक ट्रैक सूट। कृष्णा मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा हर जाना भर रहे हो, नए साल पर यहाँ न होने का। नमन उदास होते हुए बोला, बस कृष्णा 2 साल और फिर बस मेरे सारे समय पर तुम्हारा ही हक होगा। कृष्णा रसोई में चाय बनाते हुए सोच रही थी कि आखिर नमन परिवार के लिए ये सब कर रहा है और वो है कि शक करती रहती है। शाम को पूरा परिवार बिहार के पसंदीदा होटल में डिनर करने गया था। लॉन्ग ड्राइव की और बाद में कृष्णा का पसंदीदा पान और बिहार की पसंदीदा आइसक्रीम। रात में कृष्णा ने नमन के करीब जाना चाहा तो वह बोला, कृष्णा थक गया हूँ, प्लीज आज नहीं। कृष्णा मन महसूस कर रह गई, बोली, ये तुम पिछले 7 महीनों से कह रहे हो। नमन बोला, यार वर्क प्रेशर इतना है, क्या करूं, वापस आकर डॉक्टर के पास चलते हैं। शायद काम की अधिकता के कारण मेरी पौरुष शक्ति कम हो गई है। नमन गहरी नींद में डूब गया और कृष्णा सोच रही थी कि कहीं नमन की क्षुधा कहीं और तो पूरी नहीं हो रही है, पर उसका मन ये मानने को तैयार नहीं था। सुबह नमन एयरपोर्ट के लिए निकल गया और कृष्णा बिहा के साथ शॉपिंग करने निकल गई। घर आकर बिहा अपनी चीज़ों में मस्त थी और कृष्णा ने अपना मोबाइल उठाया तो देखा उसमें नमन के मैसेज थे कि वो एयरपोर्ट पर पहुंच गया है और अब उदयपुर पहुंचकर कॉल करेगा। कृष्णा फ़ोन रख ही रही थी कि उसने देखा कि किसी सिद्धार्थ के मैसेज थे। कृष्णा ने उत्सुकतावश मैसेंजर खोला तो मैसेज पढ़कर उसके होश उड़ गए। सिद्धार्थ के हिसाब से नमन उदयपुर नहीं, नोएडा के लेमन राइस होटल में पूजा नाम की महिला के साथ रंगरलियां मना रहा है। कृष्णा को लगा कि शायद कोई उसके साथ मजाक कर रहा है, इसलिए उसने लिखा, कैसे विश्वास करूं कि तुम सच बोल रहे हो। उधर से जवाब आया, रूम नंबर 204 सेक्टर 62 होटल लेमन राइस नोएडा। पूरी रात कृष्णा अनमनी सी रही। नमन का फ़ोन आया, वो बता रहा था कि उसने कृष्णा के लिए लाल रंग की बंदेज खरीदी है और बिहा के लिए जयपुरी घाघरा। फ़ोन रखकर कृष्णा को लगा कि वह कितना गलत सोच रही थी। दोपहर में कृष्णा मैसेंजर पर सिद्धार्थ को ब्लॉक करने ही वाली थी कि उसने देखा 3 फोटो थे जो सिद्धार्थ ने ही भेजे थे। 3 फोटोज में एक औरत नमन के साथ खड़ी मुस्कुरा रही थी। अच्छा तो इसका नाम पूजा है। कजरारी आंखें, होंठों पर लाल लिपस्टिक और लाल बंदेज की साड़ी। क्या अपनी महबूबा की उतरन ही उसे नमन पहनाता है। सुबह कृष्णा बिहा को साथ लेकर मेरठ से नोएडा के लिए निकल गई। वह अब दुविधा में नहीं रहना चाहती थी। नोएडा में वो अपने मम्मी पापा के घर पहुंची। पता चला मम्मी पापा तो गांव गए हुए हैं। कृष्णा के भैया बोले, अरे अचानक, और नमन कहाँ है। कृष्णा बोली, भैया आपकी बहुत तो याद आ रही थी, बस इसीलिए चली आई। और कल मेरे कुछ पुराने दोस्तों का नोएडा में गेट टुगेदर है, सोचा आप लोगों से मिल भी लूँगी और दोस्तों से भी। सुबह नाश्ता करके कृष्णा धड़कते दिल के साथ होटल पहुंची। कृष्णा रिसेप्शन पर पहुंची ही थी कि सामने से आती नमन और पूजा दिखाई दे गए। नमन का चेहरा सफ़ेद पड़ गया, पर फिर भी बेशर्मी से बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो। कृष्णा आंसू पीते हुए बोली, तुम्हें घर लेने आई हूँ। नमन बोला, मैं कोई दूध पीता बच्चा नहीं हूँ, घर का रास्ता मुझे पता है। कृष्णा पूजा की तरफ गुस्से से देखते हुए बोली, तो ये है आपका जरूरी काम जो तुम उदयपुर करने गए थे। नमन भी बिना झिझक के बोला, हाँ ये पूजा है,
मेरे साथ मेरे बिजनेस में मदद करती है। कल ही हम उदयपुर से आए हैं और आज तो मैं मेरठ पहुंचकर तुम्हें सरप्राइज देने वाला था। कृष्णा बिना कुछ कहे दंदनाते हुए अपने घर चली गई। जब भैया और भाभी ने पूरी बात सुनी तो भाभी बोली, अरे ऐसी औरतों के लिए अपना घर छोड़ने की गलती मत करना। कल मैं तुम्हें गुरुजी के पास लेकर जाऊंगी, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। अगले दिन जब कृष्णा अपनी भाभी के साथ वहां पहुंची तो गुरुजी ने बिना कुछ कहे ही जैसे उसके मन का हाल जान लिया था। कृष्णा को भभूति देते हुए गुरुजी ने कहा, अपने पति के खाने में मिला देना। कम से कम 1 माह तक ऐसा करोगी तो उस औरत का काला जादू उतर जाएगा। उस औरत ने तुम्हारे पति पर वशीकरण मंत्र कर रखा है। जब वह वापस आए तो कुछ मत कहना। गुरुवार को केले के पेड़ की पूजा करो और शुक्रवार को पूरी निष्ठा से उपवास करना। जब कृष्णा अगले दिन मेरठ जाने के लिए निकली तो भाभी बोली, कृष्णा मम्मी पापा से इस बात का जिक्र मत करना। तुम ये उपाय करोगी तो समस्या का समाधान अवश्य होगा। थोड़ा धीरज से काम लेना। कृष्णा घर वापस आ गई और ठीक दूसरे दिन नमन भी आ गया था। न नमन ने कोई सफाई दी न कृष्णा ने कोई सवाल किया। घर का माहौल थोड़ा घुटा घुटा सा था, पर कृष्णा को विश्वास था कि वह पति को सही रास्ते पर ले आएगी। रोज चाय या खाने में कृष्णा विभूति डाल कर देने लगी थी। नमन अब समय पर घर आने लगा था। कृष्णा को लगा शायद गुरु जी के उपाय काम कर रहे हैं। उधर नमन एक पहुंचा हुआ खिलाड़ी था। वह शिकार तो अब भी कर रहा था, पर अब उसने खेलने का तरीका बदल दिया था। अब वह घर से ही अपनी महिला मित्रों को फोन करने लगा था। जब कृष्णा कुछ कहती तो वह उसे अपनी बातों में उलझा लेता। कृष्णा को अपनी बुद्धि से अधिक भभूति और व्रत पर विश्वास था। वह सब कुछ जानकर भी आंखें मूंदे हुए थी। और एक रोज तो हद हो गई जब बड़ी बेशर्मी से नमन कृष्णा के सामने ही पूजा से वीडियो कॉल पर बात कर रहा था। कृष्णा अपना आपा खो बैठी और गुस्से से उसके हाथ से फोन छीनते हुए बोली, तुमने सारी हदें पार कर दी हैं। मेरा नहीं तो कम से कम बिहा के बारे में तो सोचो, क्या कमी है मुझ में। नमन खीसे निपोरते हुए बोला, तुम्हारे अंदर न अब वह हुस्न है और न वह मादकता रही। एक ठंडी लाश के साथ मैं कैसे अपने शारीरिक जरूरतों को पूरा करूं। शुक्र करो मैं तुम्हारे सारे खर्च उठा रहा हूं और अपने नाम के साथ तुम्हारा नाम जोड़ रखा है। और क्या चाहिए तुम्हें। कृष्णा गुस्से में बोली, क्या तुम्हें लगता है मैं अनाथ हूँ या सड़क पर पड़ी हुई लड़की हूँ। मेरे पापा और भाई अभी जिंदा हैं। वह तो मैं तुम्हारी इज्जत के कारण अब तक चुप थी, लेकिन अब अगर तुम चाहोगे भी तो भी तुम्हें मेरे करीब वह नहीं फटकने देंगे। नमन बोला, अगर तुम्हारे करीब फटकना होता तो मैं क्या बाहर जाता। अब कृष्णा बर्दाश्त नहीं कर पाई और फिर रात में ही बिहा को लेकर मम्मी पापा के घर नोएडा आ गई। अब कृष्णा के पास और कोई उपाय नहीं था। उसे अपने मम्मी पापा को सब बताना पड़ा। मम्मी और पापा सब सुनकर सन्नाटे में आ गए। पूरी बात सुनकर भैया आग बबूला हो गए। कृष्णा तुमने बिल्कुल ठीक किया, अब तुम वापस नहीं जाओगी। बिहा और तुम मेरी जिम्मेदारी हो। मगर ये बात सुनते ही भाभी के चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंच गईं। एकाएक बोल उठी, अरे तुम कैसी पागलों जैसी बातें कर रहे हो। कोई ऐसे अपना घर छोड़ सकता है क्या। फिर आज की नहीं कल की तो सोचो। बिहा और कृष्णा की पूरी जिंदगी का सवाल है। कृष्णा तो नौकरी भी नहीं करती कि अपना और बिहा का खर्च उठा सके। भैया बोले, अरे तो इस घर पर उसका भी बराबरी का हक है। भाभी उसके आगे कुछ ना बोल सकी, पर वह भैया की इस बात से नाखुश हैं, ये बात कृष्णा को पता थी। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में परिवर्तित हो गए, पर नमन की तरफ से कोई पहल नहीं हुई। कृष्णा को समझ नहीं आ रहा था कि उसका फैसला सही है या गलत। बेहा की बुझी हुई आंखें और मम्मी पापा की खामोशी सब कृष्णा को कचोटते थे। भैया ने कह तो दिया था कि वह भी इस घर की संपत्ति में बराबर की हकदार है, पर कृष्णा में इतना हौसला नहीं था कि वह इस हक के लिए खड़ी हो पाए। एक दिन कृष्णा अपने पापा से बुटीक को खोलने के बारे में बात कर रही थी, तभी मम्मी हाथ जोड़ते हुए बोली, बेटी क्यों हमारा बुढ़ापा खराब करने पर तुली हुई हो। अगर तेरे पापा ने तुझे पैसे दे भी दिए तो बहू को अच्छा नहीं लगेगा। हमारे बुढ़ापे का सहारा तो वही है। मैंने आज नमन से बात करी थी, वह बोल रहा है तुम अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई हो और अपनी मर्जी से वापस आ सकती हो। कृष्णा बहुत ठसक से घर छोड़कर आई थी, पर किस मुंह से वापस जाए वह समझ नहीं पा रही थी। मगर भैया का तनाव, भाभी का अबोला, सब कुछ कृष्णा को सोचने पर मजबूर कर रहा था।
पहले हफ्ते तो बेहा पूरे घर की आंखों का तारा थी, पर अब सबके लिए बेचारी बनकर रह गई थी। एक दिन कृष्णा ने देखा कि भैया के बच्चे गोगी और टिम्सी पिज्जा के लिए जिद कर रहे थे। बेहा बोली, टिम्सी मेरे लिए तो डबल चीज मंगवाना। गोगी बोला, ये नखरे अपने पापा के घर करना, अब जो मंगवाया है उसी में काम चलाओ। कितनी बार कृष्णा ने गोगी और टिम्सी को छिप छिप कर बादाम, आइसक्रीम और चॉकलेट खाते देखा था। बेहा एकदम वो बुझ गई थी, उसने जिद करना बिल्कुल छोड़ दिया था। कृष्णा ने बहुत छोटी बड़ी जगह नौकरी के लिए आवेदन भी किया, पर कहीं सफलता नहीं मिली। हर तरफ से थक हार के कृष्णा ने गुरुजी को फ़ोन किया। गुरुजी ने बोला, इस अमावस्या पर अगर वह अपने पिया के घर जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। और कृष्णा ने जब ये फैसला अपने परिवार को सुनाया तो भाभी तो जैसे एकदम से चहकने लगीं। अरे कृष्णा, तुमने बिल्कुल सही किया। बच्चे को मम्मी और पापा दोनों की ज़रूरत होती है। तुम क्यों किसी तितली के लिए अपना घर छोड़ती हो? तुम रानी हो उस घर की, और उसी सम्मान के साथ रहना। कृष्णा मन ही मन जानती थी कि वह रानी नहीं, पर एक अनचाही मेहमान है इस घर की, और एक अनचाहा सामाजिक रिश्ता है पिया के घर का। अगले दिन कृष्णा जब अपने सामान सहित घर पहुंची तो नमन ने बिहा को तो खूब दुलारा, परंतु कृष्णा को देखकर व्यंग से मुस्कुरा उठा। अब तो नमन को पूरी आज़ादी थी। उसे अच्छी तरह समझ आ गया था कि अब कृष्णा के पास पिया के घर के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। वह जब चाहे आता और जब चाहे जाता था। जो एक आंखों की शर्म थी वह भी अब नहीं रही थी। खुलेआम वह कमरे में ही बैठकर अपनी गर्लफ्रेंड से बातें करता था, जो कभी कभी अश्लीलता की सीमा भी लांघ जाती थीं। कृष्णा से जब नमन का व्यवहार सही नहीं होता था तो वो बाहर आकर बालकनी में खड़ी हो जाती थी। उस दिन भी खड़ी हुई तो कहीं दूर ये गाना चल रहा था, पिया का घर, रानी हूँ मैं। गाने के बोल के साथ साथ कृष्णा की आंखों से आंसू भी टप टप बह रहे थे। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों किसी नई कहानी में।